साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मतलब आज जो भी हम बताने जा रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी की गतियां कौन सी होती है, मतलब मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें आपको क्या दिख रहा है? रोटेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। दूसरा क्या है? रिवॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। रोटेशन आसान भाषा में समझो क्या होता है। ये जो रोटेशन पहला वाला है, ये क्या होता है? पृथ्वी जो है हमारी, वो अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन, पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। ठीक है, रोटेशन में आप ये कंसेप्ट जान लो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है, ठीक है, वो कितना टाइम लेती है, मतलब अपने अक्ष पर वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है? वो लगाती है 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकंड में। ठीक है, मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर पूरा चक्कर जो लगाती है, ठीक है, तो वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है, मतलब अप्रोक्स 24 घंटे हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में। चलो अब दूसरा कंसेप्ट है, वो है हमारा, इसे समझते हैं कि रोटेशन मैंने बताई दिया क्या होता है। अब रोटेशन, पृथ्वी मतलब रोटेशन क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें रोटेशन के कारण होती हैं, तो वो हम समझेंगे। तो प्रभाव में पहला पॉइंट है कि सूर्य का पूर्व से उदय तथा पश्चिम से अस्त होना। अब आप कहेंगे सर आपने बोल तो दिया कि सूर्य का पूर्व से उदय तथा पश्चिम में अस्त होना। अच्छा आप एक चीज बताओ, पेपर में पता क्या आता है? जो अच्छे अच्छे लेवल के पेपर होते हैं उनमें क्या आता है? उनमें दे दिया जाएगा कि सूर्य का पूर्व से उदय और पश्चिम में सूरज अस्त होता है। तो ये किस वजह से होता है? रोटेशन के कारण होता है या रिवॉल्यूशन के कारण होता है? बस आपका वही माथा पकड़ लेगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझना है कि ये सूर्य का पूर्व से उदय तथा पश्चिम से अस्त होना, ये रोटेशन के कारण क्यों हो रहा है, परिभ्रमण के कारण क्यों हो रहा है। देखो यहां आप डायग्राम में देख रहे हैं, इधर ये सन है हमारा, ठीक है, और इधर ये अर्थ दिखा रहा है, ये ग्रीन ग्रीन कलर से अर्थ दिखा रही है। अर्थ हमारी क्या है? ये देखो एरो दिखा रहा है, ये एरो, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब सूरज की रोशनी हमारी ये पृथ्वी पर पड़ रही है ऐसे, ठीक है, पृथ्वी पर पड़ रही है, और पृथ्वी जो है हमारी, ये पृथ्वी का एक्सिस हो गया ये बीच में। अब पृथ्वी क्या है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये पृथ्वी का एक्सिस हो गया। अब पृथ्वी क्या है हमारी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे ये घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब पृथ्वी हमारी इस दिशा में घूम रही है, ठीक है, तो सूरज की रोशनी पहले क्या है, पहले पूर्व में पड़ेगी। पहले जैसे मान लो इधर हम एक डायग्राम में दिखा दे रहे हैं, रफली बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लो ये सूरज है तुम्हारा, ठीक है, इधर पृथ्वी है। अब सूरज की रोशनी हमारी, ये क्या है, सन है, और इधर क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, अब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है, ठीक है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और पृथ्वी की ये एक्सिस है, और पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी इस पृथ्वी में, तो ऑब्वियस सी बात है पहले पूर्व में पड़ेगी वो। ठीक है, और पृथ्वी धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, और फिर पश्चिम, पहले पूर्व में रोशनी पड़ी सूरज की, और फिर धीरे 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 ये क्या है, पश्चिम की तरफ हमें दिखेगी। लेकिन हमें क्या दिखता है, हमें क्या लगता है कि सूरज, जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता है, आपको देखते हो कि पूर्व दिशा में सूरज निकल आया। अब दोपहर में क्या देखोगे, जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो आप देखते हो सूरज हमारे ऊपर आ गया। अरे भाई सूरज ऊपर नहीं आता है, सूरज तो, सन तो कांस्टेंट रहता है सूरज, ठीक है ना। पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है, जिस वजह से पूर्व में पहले रोशनी सूरज दिखता है, और फिर धीरे 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 वो पश्चिम, पश्चिम की जगह है वहां पे धीरे धीरे पश्चिम की तरफ दिखने लगता है वो। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो समझ में आ गया कि सूर्य का पूर्व से उदय था पश्चिम से अस्त होना, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन के कारण होता है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि और क्या है रोटेशन के इफेक्ट्स होते हैं। दूसरा इफेक्ट है हमारा दिन तथा रात का निर्माण होना। अब आप कहेंगे सर आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने, ये पृथ्वी का एक्सिस है, ये दिखा रहा है, ठीक है,
अब पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पे लगातार घूमती जा रही है। ये क्या है, ये एरो दिख रहा है, ये लगातार घूमती जा रही है। ये पृथ्वी पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती जा रही है, और एक चक्कर पृथ्वी पूरा लगा लेती है, जो हमने पिछली स्लाइड में बता दिया था, मतलब 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकंड में। मतलब हम अप्रोक्स मान के चल रहे हैं 24 घंटे। ठीक है, ये डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इधर से क्या है, इधर से सूरज की रोशनी आ रही है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी हमारी ऐसे पड़ रही है पृथ्वी पर। ठीक है, अब देखो ये पृथ्वी का एक्सिस है। ठीक है, अब इस डायग्राम से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जहां ये देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, तो जहां ये आधे पार्ट में जब यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो आधे पार्ट में रोशनी आ रही है, और पीछे का ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट अंधेरा में रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी जब अपने एक चक्कर लगा रही है 24 घंटे में, तो 12 घंटे दिन रहता है। ये क्या है, इधर का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये 12 घंटे दिन रहता है, और इधर ये 12 घंटे रात रहती है। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट समझ में आ गया कि पृथ्वी जो जो दिन और रात का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है, वो रोटेशन के इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट है हमारा कोरियोलिसिस प्रभाव बनता है। अब आप कहेंगे सर ये कोरियोलिसिस प्रभाव या कोरियोलिसिस इफेक्ट ये होता क्या है। चलो इसे आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इधर हम क्या बना रहे हैं, इधर हम एक अर्थ बना रहे हैं। ठीक है, समझना है इसे अच्छे से, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, इधर हमने अर्थ बना ली। अब क्या होता है कोरियोलिसिस प्रभाव में, इधर हम बना ले रहे हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर बना ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, जस्ट अ मिनट, ये हम क्या बना ले रहे हैं, इक्वेटर बना ले रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, अब कोरियोलिसिस प्रभाव बनता है, मतलब इसमें होता है क्या है कोरियोलिसिस प्रभाव में, मतलब ऊपर ही हमें पता है, ऊपर है हमारा नदन हेमिस्फीयर, नदन हेमिस्फीयर जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे होता है हमारा क्या, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब कोरियोलिसिस प्रभाव बनता है, ये समझो क्या होता है। सिंपल, यहां हम भूमध्य रेखा से जब किसी चीज को इस उत्तरी गोलार्ध में फेंकते हैं ऊपर, कोई भी चीज हो सकती है, हवा, भाप या कुछ भी, वेपर, कुछ भी हो सकता है, तो जब हम इसे ऊपर फेंकते हैं तो ये क्या है, ये अपने सीधी दिशा में मुड़ जाती है, मतलब राइट साइड मुड़ जाती है वो चीज। मतलब हवा या वेपर, अगर हम कोई भी चीज अगर हम उत्तरी गोलार्ध में इस भूमध्य रेखा से ऊपर फेंकेंगे तो वो चीज अपने क्या घूम जाएगी, वो अपने राइट साइड घूम जाएगी। वैसे ही सेम कंसेप्ट में अगर हम किसी चीज को अगर हम इस दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम फेंकेंगे तो वो क्या है, अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है समझने के लिए। और ये सब क्यों होता है, ये सब कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण होता है। अब इसे समझते हैं कुछ एक अलग एग्जांपल के थ्रू। चलो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम एक और अर्थ बना रहे हैं इसे समझने के लिए। ठीक है ना, हमने क्या बना लिया, एक और अर्थ बना लिया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर क्या है, इधर हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस भूमध्य रेखा पे बिठा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मान लो इस भूमध्य रेखा पे बिठा दिया हमने किसी व्यक्ति को। ठीक है, और उसे भूमध्य रेखा पे बिठा के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं उसे। ठीक है, मतलब वो क्या है, भूमध्य रेखा पर बैठ के घूम रहा है। और इसके जस्ट ऊपर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को हम लोग इस गोले में बिठा देते हैं। ठीक है, इधर किसी हमने दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया। ठीक है, मतलब दोनों, एक व्यक्ति हमारा इधर ये भूमध्य रेखा के पास इक्वेटर में मतलब बैठ के झूल रहा है पृथ्वी पे, मतलब घूम रहा है, और एक व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में क्या है, इस साइड अपना उस पृथ्वी पे एक एक छोर पे बैठ के दूसरे छोर, मतलब पूरे में सर्कल लगा रहा है वो। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या हो रहा है, देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ये सभी को पता है। ठीक है, और पृथ्वी को एक चक्कर लगाना है 24 घंटे में, मतलब वही 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, मतलब 24 घंटे अप्रोक्स में लगाना है। तो जो व्यक्ति, जो लड़का मान लो इस भूमध्य रेखा पर बैठा है,
तो बीच में पृथ्वी चौड़ी है, भूमध्य रेखा के पास चौड़ी है, इधर दिख रही है आपको बाकायदा, जैसे लेक्चर 1 में हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो जो व्यक्ति भूमध्य रेखा पर बैठा है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे परिधि ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है, ठीक है। और जो व्यक्ति ऊपर बैठा है, जो इस वाले गोले में बैठा है, इस वाले गोले में बैठ के घूम रहा है वो, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे गोलाई जो परिधि है वहां पे कम है। लेकिन क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, उसे तो 24 घंटे में ही घूमना है, ठीक है, लेकिन जो भूमध्य रेखा पर वाला जो व्यक्ति है, उसे उतनी ही दूर में पहुंचने के लिए उसे अपनी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। मान लो भाई डिस्टेंस ज्यादा है इस भूमध्य रेखा वाले व्यक्ति की, और जो ऊपर व्यक्ति है वो घूम रहा है, उसकी डिस्टेंस कम है उसे ट्रेवल करने का, ठीक है। तो जब नीचे वाले व्यक्ति की स्पीड ज्यादा रहेगी, तो जब नीचे वाला व्यक्ति ऊपर कुछ फेंकेगा, ठीक है, तो नीचे वाले व्यक्ति की स्पीड ज्यादा है, तो वो क्या है, अपने हिसाब से मतलब क्या है, दिशा परिवर्तन लेगा। मतलब नीचे वाला व्यक्ति अगर कोई चीज फेंकता है ऊपर, तो वो चीज देखो दिखा दो, अगर जैसे नीचे वाला व्यक्ति अगर जैसे इधर कुछ फेंकता है ऊपर साइड, तो वो चीज अपने आगे इधर साइड, मतलब वो राइट साइड मुड़ जाएगी, समझ रहे हो। मतलब अगर पहला व्यक्ति अगर दूसरे वाले व्यक्ति को कुछ फेंकता है, तो वो दूसरे वाले व्यक्ति जैसे उसने ऊपर सीधे फेंका, तो वो चीज क्या है, सामने इधर राइट साइड थोड़ा मुड़ जाएगा। तो वही कंसेप्ट जो हमने भी पहले बताया था कि अगर हम लोग नदन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई चीज हवा वेपर को अगर ऊपर फेंकते हैं, तो वो चीज अपने राइट साइड मुड़ जाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आया सभी को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं दोबारा से इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहां से एक कंक्लूजन देखो निकल के आया। वो कंक्लूजन क्या था हमारा कि अगर हम लोग नदन हेमिस्फीयर में, ठीक है, अगर हम लोग नदन हेमिस्फीयर में किसी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं, तो वो चीज हमारी राइट साइड मुड़ जाती है, ठीक है, मतलब दाएं साइड मुड़ जाती है, राइट साइड टर्न ले लेती है। और अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में अगर किसी चीज को फेंकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है, नीचे है, तो अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में किसी चीज को फेंकते हैं, तो वो चीज अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, लेफ्ट साइड टर्न कर जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। चलिए आगे कंसेप्ट को और समझते हैं। और क्या है, देखिए अब क्या है हमारा, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे साइक्लोन होता क्या है। देखो साइक्लोन यानी तूफान। अब ये साइक्लोन एंटी साइक्लोन आते क्यों हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण। और ये हम कोरियोलिसिस इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। मतलब अभी वही चीज कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब किसी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो राइट साइड मुड़ जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में किसी चीज को फेंकते हैं तो वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। चलो एक कंसेप्ट हम समझाते हैं, ठीक है। मान लो ये हमने बनाई क्या, ये हमने अर्थ बना दी, ठीक है, ये हमने क्या बना दी, ये हमने अर्थ बना दी, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर हमने इक्वेटर की लाइन खींच दी। उस उधर हमने कंसेप्ट में क्या समझाया था कि जब इक्वेटर से हम लोग उत्तरी गोलार्ध में किसी चीज को फेंकते हैं तो वो अपने राइट साइड मुड़ जाती है, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट बता दो, मान लो उत्तरी गोलार्ध में हमारी हवाएं इस दिशा में चल रही हैं, ठीक है, तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में मतलब हवाएं इस दिशा में चल रही है हमारी, जैसे हमने दिखाया, तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगी वो, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगी, हमने क्या बताया था, नदर्न हेमिस्फीयर में वो अपने राइट साइड उड़ जाती है, तो वो अपना राइट इसका क्या है, इधर मुड़ जाएंगी। ऐसे ही सेम अगर मान लो हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो वो किस में, अपने राइट साइड मुड़ जाएंगी नदर्न हेमिस्फीयर में। ये चीज समझ में आया। अगर मान लो ऊपर से हवाएं चल रही है, तो उसका राइट साइड क्या होता है, ये होता है, तो इधर मुड़ जाएंगी हवा। ये कंसेप्ट समझ में आया। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नीचे सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। हमने क्या बताया था, अगर इधर इस डायरेक्शन में अगर किसी चीज को हम लोग फेंक रहे हैं नीचे साइड, तो हवा अपने सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, मतलब दिशा परिवर्तित लेफ्ट साइड हो जाता है। अगर मान लो हवा इस दिशा में चल रही है हमारी, तो वो किस हो जाएगी, तो वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड ही मुड़ता है ना सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर इस दिशा में चल रही है तो मैं इस दिशा में चली जाएगी, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप समझ गए कि क्या होता है नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए, तो आप साइक्लोन को समझ गए, तूफान को समझ गए कि नदर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हमारा साइक्लोन या तूफान आता है, तो वो कैसी दिशा परिवर्तित उसकी हो जाती है। अब साइक्लोन समझ गए आप, ठीक है। चलो उसे डिटेल में समझते हैं, ठीक है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो इधर हमने कोई बिल्डिंग ब्लॉक बनाया हमने, ठीक है, क्या बनाया, इधर हमने बिल्डिंग ब्लॉक बनाया, किसका, नदन हेमिस्फीयर का बनाया, मतलब उत्तरी गोलार्ध का बनाया, नदन हेमिस्फीयर, ठीक है। इधर हमने मान लो उत्तरी गोलार्ध का एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया आपको समझाने के लिए साइक्लोन होता क्या है, ठीक है। तो देखो नदर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या पढ़ा, पहले तो साइक्लोन क्या होता है, पहले ये कंसेप्ट इसकी डेफिनेशन समझ लो, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन में बीच में, जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो साइक्लोन एरिया क्या होता है, साइक्लोन में बीच में जो क्षेत्र है, तो उधर क्या होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, मतलब प्रेशर कम होता है। अब प्रेशर कम कैसे होगा, ये आप सोचेंगे कि सर पृथ्वी पे तो समान धूप पड़ रही है तो पृथ्वी का एक पॉइंट ही कैसे गर्म हो सकता है। तो उसका रीजन सुन लो, देखो पृथ्वी में अगर आप जैसे भारत का ही मैप देखोगे तो नीचे पेनिनसुलर इंडिया दिखाता है ना, नीचे नीचे पेनिनसुलर इंडिया दिखाता है, तो वो क्या है, मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत आपने देखा होगा, इधर क्या है, अरब सागर है, और इधर क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी है। तो मान लो दोनों तरफ जब पानी है, बीच में पृथ्वी का हमने क्या सुना है, अर्थ का क्या सुना है, सरफेस का, कि सरफेस हमारा जल्दी गर्म भी होता है जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो ऐसे क्षेत्र में किसी पॉइंट पे, मान लो हम मान रहे हैं किसी पॉइंट पे इधर प्रेशर क्या होता है, मान लो गर्म हुआ यहाँ पे इस ये एरिया, तो जब गर्म हुआ तो हवाएं जब गर्म हुई तो हवा गर्म होके ऊपर उठती हैं, तो उस एरिया में पर्टिकुलर मान लो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो गया तो हम लोगों ने विसर्ड के नियम में ये पढ़ रखा है कि जो प्रेशर कम हो गया तो हाई प्रेशर जहां पे होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ, मतलब उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हमारी क्या है, हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो वैसे ही हम नदन हेमिस्फीयर में ये चीज समझ रहे हैं, नदन हेमिस्फीयर में मान लो ये हमारा क्या है, निम्न वायु दाब क्षेत्र है, क्या है ये, निम्न वायुदाब क्षेत्र है, मतलब लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। अब हमें पता है नदन हेमिस्फीयर में मान लो हमें बाहर से हवाएं केंद्र तरफ आती हैं, क्यों आती हैं मैंने बता चुका हूं आपको, क्योंकि बीच में प्रेशर कम होता है, बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, तो ज्यादा प्रेशर से अंदर अंदर की तरफ हवाएं आएंगी, मान लो इस तरफ से हवाएं आ रही, इस तरफ से हवाएं आ रही, ऐसे हवाएं आ रही, ठीक है, हर दिशाएं से, मतलब क्या है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं। अब कोरियोलिसिस इफेक्ट हमें पता है, नदन हेमिस्फीयर में अगर कोई भी हवा चलती है तो वो क्या है, अपने राइट साइड मुड़ जाती है, तो ये आई अपने राइट साइड मुड़ गई, ये आई ये अपने राइट साइड मुड़ गई, ये राइट साइड मुड़ गई, मतलब सारी क्या है, सारी जो हवाएं आई चारों दिशाओं से या हर जगह से, तो वो अपने राइट साइड मुड़ गई। तो इधर हम क्या देखते हैं, कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण कोई भी, जितनी भी जो चारों तरफ से हवाएं आई हैं वो इस सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाई हैं, ठीक है ना, ये जो हमने केंद्र बनाया था यहां तक देखो पहुंच ही नहीं पाई हैं। तो इन हवाओं ने अपना दिशा दिशा किस रूप में ले ली, देखो इधर ये दिख रहा है, ये सब राइट साइड मुड़ गई, तो इन इन दिशाओं ने अपनी अपना जो हवा चल रही थी चारों तरफ से वो सेंटर में तो पहुंची नहीं, तो उन्होंने दिशाओं का रूप क्या ले लिया, उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज रूप ले लिया, हमारा क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे इस एंटी क्लॉकवाइज वो घूमने लगी, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उन्होंने ले लिया, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर हाँ, अगर जैसे कोई कुछ लोग ये भी पूछेंगे सर, जैसे मान लो इक्वेटर पर अगर ये कंडीशन बनती है नहीं बनती, तो इक्वेटर पर जान लो, इक्वेटर पर कोरियोलिसिस इफेक्ट नहीं बनता है, तो इस वजह से ये साइक्लोन एंटी साइक्लोन वाली कंडीशन नहीं आती है, ये चीज समझ लो बस, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब सेम कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, क्या चीज, यही दक्षिणी गोलार्ध में जैसे होता, ठीक है, जस्ट मिनट, ठीक है, एक एक ठीक है। अब जैसे मान लो इधर हम क्या कर रहे हैं, एक पृथ्वी बना ली हमने, अब मान लो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में ये हमारा निम्न वायुदाब क्षेत्र है, क्योंकि साइक्लोन में क्या होता है भाई, सेंटर में केंद्र में लो प्रेशर होता है, और जब लो प्रेशर होता है तो बाहर से हवाएं केंद्र की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो अब सारी हवाएं क्या है, ये अंदर की तरफ आ रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण आपको पता है ये हवाएं जो होती हैं, जब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये हवाएं हम सब लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं, तो ये सारी अपने क्या है, ये अपने लेफ्ट साइड मुड़ गई, ठीक है। तो इधर भी वही कंडीशन हुई,
मतलब कोई भी हवा जो आई है, चारों तरफ से जो हवाएं आई हैं, वो इस सेंटर तक, केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाई। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने, हवाओं ने डायरेक्शन क्या ले लिया, यहां पे हवाओं ने हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लिया। क्या ले लिया? क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ गए। तो यहां पे कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे? कंक्लूजन ये निकालेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं हमारे, नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है? उनका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? साइक्लोन का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। चलिए अब एंटी साइक्लोन समझते हैं कि एंटी साइक्लोन क्या होता है। देखिए, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन में हमने क्या पढ़ा था कि केंद्र में दाब कम होता है, तो हवाएं हमारी बाहर से अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ जाती हैं। तो एंटी साइक्लोन में जस्ट उल्टा होता है। यहां पे क्या होता है, केंद्र में, सेंटर में क्या होता है, यहां पे सेंटर में हाई प्रेशर होता है, मतलब उच्च दाब होता है। ठीक है, और तो जब सेंटर में हाई प्रेशर होगा, तो हवाएं जो हैं हमारी, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, बस यही अंतर होता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। ठीक है, अब इसे हम लोग पर्टिकुलर नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समझ लेते हैं। ठीक है, अब इधर हमने मान लो एक पृथ्वी बनाई। ठीक है, अब नदर्न हेमिस्फीयर में मान लो हमारा ये पॉइंट है जो हाई प्रेशर का है। ठीक है, तो जब हाई प्रेशर का है तो हवाएं क्या है हमारी, अंदर से, मतलब केंद्र में हाई प्रेशर है, सेंटर में हाई प्रेशर है, तो हवाएं हमारी अंदर से, मतलब बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, अंदर से क्या है, बाहर की तरफ जाएंगी। तो हम लोगों ने नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण पढ़ रखा है, नदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज क्या होती है, अपने राइट साइड मुड़ जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, तो वो अपने राइट साइड मुड़ गई। ठीक है, राइट साइड मुड़ गई। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, इधर इनका मूवमेंट कैसा हो जा रहा है, इधर इनका मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, सिंपल क्लॉकवाइज हो जा रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगर मतलब एंटी साइक्लोन की कंडीशन क्या होती है, अगर वो नदर्न हेमिस्फीयर में आएगी, तो हवाएं के कैसी दिशा ले लेती है हमारी, क्लॉकवाइज दिशा ले लेती है। ठीक है, सेम कंसेप्ट हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पे भी मान लो ये हाई प्रेशर एरिया है, तो हवाएं बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी हवा या वेपर जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड मुड़ जाता है। तो ये सब क्या है, अपने लेफ्ट साइड मुड़ गई। इसका लेफ्ट कहाँ है, ये लेफ्ट है। इसका लेफ्ट कहाँ है, ये है। इसका लेफ्ट कहाँ है, ये है। यही हमने पढ़ रखा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, अभी तक जिसे नहीं समझ में आया, तो चलो उसे कंक्लूजन में हम समझा देते हैं फाइनल, जिससे आपको, मतलब वो एक ये चीज समझ लो, वीडियो को दोबारा से देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका कंक्लूजन हम आपको बता देते हैं कि कैसा क्या होता है ये सब चीजें। ठीक, तो मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक समझाने के लिए एक अर्थ बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। अब क्या है ये वाला एरिया क्या है हमारा, उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला एरिया क्या है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर हमारे उत्तरी गोलार्ध में अगर तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो क्या होगा, अगर उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन आएगा, ठीक है, अगर उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन आएगा, तो उसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी दिशा होगी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर क्या आते हैं, एंटी साइक्लोन आते हैं, एंटी साइक्लोन आते हैं, तो उसकी दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, समझ गए।
सेम कंसेप्ट दक्षिणी गोलार्ध में होता है। क्या होता है, अगर साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं अगर हमारे दक्षिणी गोलार्ध में, तो उनकी दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, और अगर एंटी साइक्लोन आते हैं, अगर एंटी साइक्लोन आते हैं तो उनकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगी। भाई डायरेक्शन का तो पता है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना डायरेक्शन का। देखो अगर हमारा ये दिशा होती है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जब कोई चीज हमारी चलती है तो वो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। और अगर घड़ी की दिशा में अगर कोई चीज चलती है हमारी इस दिशा में, तो वो होता है हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन थोड़ा लंबा जरूर हो गया, मैं इतने लंबी वीडियो डालता नहीं हूं। आगे हम कंसेप्ट को वीडियो में आपको समझाएंगे कि जो पहला कंसेप्ट तो समझा दिया आपको कि रोटेशन क्या होता है और रोटेशन के क्या प्रभाव, मतलब रोटेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। यही तीनों इफेक्ट्स होते हैं रोटेशन के, कि हमें क्या क्या पता चलता है, दिन और रात का पता चलता है, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम से अस्त होता है, ये पता चलता है, और कोरियोलिसिस प्रभाव बनता है। और कोरियोलिसिस प्रभाव से क्या होता है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन होते हैं, एंटी साइक्लोन बनते हैं, तूफान आते हैं। तो ये सब मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, रिवॉल्यूशन जो हमारा कहता है परिक्रमण। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।